एक हैं तो सेफ हैं नारे पर राहुल गांधी का तंज सामने आया है। राहुल गांधी ने आयरन सेफ दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल करने के दौरान एक सेफ से पोस्टर निकाला और जब सेफ से पोस्टर निकाला तो इसमें मोदी और अडानी का पोस्टर निकला। पोस्टर पर यह लिखा हुआ है, एक हैं तो सेफ हैं। ये देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके बाद एक बगल में सेफ रखा हुआ था और इसमें से पोस्टर निकाला गया और पोस्टर में मोदी अडानी की तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है, एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी ने जबरदस्त तंज कसा है और इस तरह से वार किया है बीजेपी पर। जो पीएम मोदी की ओर से नारा दिया गया, एक हैं तो सेफ हैं, इसी पर ही ये चुटकी ली गई है और एक सेफ बाकायदा रखा गया जिसमें एक है तो सेफ है पोस्टर निकाला गया और इसमें अडानी की तस्वीर के साथ मोदी की तस्वीर है और राहुल गांधी ने ये पोस्टर दिखाते हुए आप देख रहे हैं राहुल गांधी को कि उनने आरोप ये लगाया कि बीजेपी मुद्दों से भटकाती है, महाराष्ट्र की जमीन अडानी को दी जा रही है, ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक जबरदस्त मोड़, आरोप प्रत्यारोप के बीच राहुल गांधी एक सेफ से, जिसमें लिखा हुआ है, सेफ के टाइटल पर ये लिखा है, एक हैं तो सेफ हैं, और जब सेफ खोलते हैं, जब ये तिजोरी खोलते हैं तो उसमें से पोस्टर निकालते हैं राहुल गांधी और फिर आरोप लगाया जाता है अडानी के साथ ये तस्वीर मोदी की दिखाई जाती है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनवाते हैं। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक हैं तो सेफ हैं, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक हैं तो सेफ हैं। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ हैं तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सवाल। लोग धारावी में रहते हैं, उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो जमीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी is being twisted to help one person। देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। Without clear support of the Prime Minister of India, Dharavi cannot be taken away from the people of India। तो राहुल गांधी को आपने सुना। हमारे साथ सीधे मुंबई से राजीव सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव, धारावी के लोगों की जमीनों का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया और इसी को ही मुद्दा बनाकर, जो कि उद्धव ठाकरे ने भी कहा था, उस बात का समर्थन किया, लेकिन साथ में एक गठजोड़ को भी उजागर किया है कि गठजोड़ नहीं होता तो इस तरह से लोगों की जमीनें नहीं लूटी जाती। देखिए, अदानी और मोदी को लेकर लगातार राहुल गांधी तंज करते रहे हैं और अपने भाषणों में भी उन्होंने इस तरह की बात कही, लेकिन जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेफ ला के रखा गया, उसके अंदर से फोटो निकाली गई, वो एक उद्योगपति अदानी की होती है, साथ में पीएम मोदी की होती है, और उसके बाद में ये नारा उसके ऊपर पेस्ट किया गया होता है कि एक है तो सेफ है। तो जिस तरह से बीजेपी ने पूरा अपना कैंपेन किया है पीएम मोदी को नारे को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं तंज करने की कोशिश की गई है। और
ये पूरा का पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था सिर्फ और सिर्फ धारावी प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि उसी मुद्दे को यहाँ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश की गई। हालांकि राहुल गांधी से दूसरे भी कई सवाल पूछने की कोशिश की हमने, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ जातिगत जनगणना की बात पर उन्होंने कहा कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है। अगर एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में आती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने फडणवीस पर भी तंज कसा कि फडणवीस जो है धर्म युद्ध की बात कर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने धारावी का मुद्दा उठाया है, लोगों के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, उनकी आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो मुद्दा है, ना कि वोट जिहाद का मुद्दा है, ना ही जिस तरह से धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर एक अरबपति को दे दिया गया है और आम धारावीकर जो हैं वो सड़क पर आ जाएंगे। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या धारावी प्रोजेक्ट को लेकर उनके पास में कोई ऐसा विकल्प है, दूसरे ऐसी कोई पॉलिसी है जिसको लेकर वो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अगर इस टेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में दूसरा टेंडर कब जारी होगा, कैसे पूरा विकास होगा धारावी का, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है तमाम चीजें रेडी है, लेकिन वो उनकी टीम प्रोवाइड करेगी। तो जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी बातें जरूर रखी। बिल्कुल अपनी बात रखते हुए एक अलग अंदाज में राहुल गांधी दिखाई दिए। इस तरह से सेफ से तिजोरी से एक है तो सेफ है नारे पर उन्होंने काउंटर किया है और कहा है कि धारावी के लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका ये जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बटेंगे तो कटेंगे पर उद्धव ठाकरे की धमकी सामने आई है। मुंबई में कुछ हुआ तो हम आपको काटेंगे और जरूर काटेंगे, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। मैं मुख्यमंत्री था तो सब सुरक्षित थे। उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि उनके बयान में फडणवीस का नाम लिया गया है। अगर मोदी के रहते अनसेफ तो पहले इस्तीफा दो। हे संकट किती मोठे आहे ते बघा। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। आणि जे मुद्दे त्या मुद्द्यावरती बोला ना। आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला। बटेंगे तो कटेंगे, अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिंमत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं। सगळेच जण सुरक्षित होते। आणि आता जर का मोदी तिकडे असून जर यांना अनसेफ वाटत असेल तर मोदीजी पहिला प्रथम आपण राजीनामा द्या आणि पाहिजे तर शिवसेनेत नाही घेणार, पण शिवसेना कसं काम करते ते तुम्ही बघा। और इस बीच बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। जी हां, महाराष्ट्र के सांगली में दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे एक रैली को संबोधित कर रहे थे और यही विवादित बयान भी आ गया। जहरीले सांप को मारना होगा, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। तो दिल्ली और एनसीआर की हवा दिन प्रतिदिन लगातार जहरीली होती जा रही है। अब इसी जहरीली हवा के बारे में बात करेंगे। दीपावली बीती है, दिल्ली में पटाखे तक बैन थे। पटाखे फूटे, पराली न जले, इसलिए सरकारों ने पूरे साल बड़े इंतजामों का दावा भी जरूर किया, लेकिन पराली भी जल रही है और फिर एक बार राजधानी दिल्ली के लोग गैस चैम्बर में कैद हो चुके हैं। साल दर साल वही कहानी लगातार दोहरा रही है। फिर एक बार ग्रैब फॉर की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है, लेकिन सरकारों के आज भी कोई ठोस समाधान सरकारों के पास दिख नहीं रहा।
दिल्ली की एक एक अपडेट आपको बताएंगे, इस वक्त क्या हालात है। उसके साथ TV9 रिपोर्टर ग्राउंड का हाल भी आपको दिखाएंगे कि इस वक्त अलग अलग जगहों पर दिल्ली में AQI का स्तर कहां तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट आपको बता दें जो मिल रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू करने में देरी क्यों की गई सरकार की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है प्रदूषण पर क्या क्या किया गया अब तक। दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी के हालात बन चुके हैं। दिल्ली में ग्रैप 4 पाबंदियां जारी रखें, ये आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन कई तीखे सवाल किए गए हैं कि पोल्यूशन पर अब तक क्या क्या किया गया है, ग्रैप 3 लागू करने में इतनी देरी क्यों की गई, मेडिकल इमरजेंसी बना दी है दिल्ली में इस वक्त जो हालात हैं, और लोगों के लिए भारी परेशानी है इस मेडिकल इमरजेंसी के बीच। और आइए आपको एक डिटेल में जानकारी देते हैं कि अब तक पोल्यूशन पर क्या कुछ कदम उठाया गया है और कैसे निपटने के उपाय आगे रखे गए हैं सरकार की ओर से। लेकिन कब कौन सी पाबंदियां लगा गई आपको बताते हैं। ग्रैप 1 की जो पाबंदियां लगाई गई थी, जो 201 और 300 के बीच में जब AQI होता है, ये लगाई गई थी ग्रैप 1 की। ग्रैप 2 की जो पाबंदियां लगाई जाती हैं उसमें जब AQI 301 से 400 के बीच में पहुंच जाता है तब लगाई जाती हैं। ग्रैप 3 की जो पाबंदियां लगाई जाती हैं जब 400 के पार AQI पहुंच जाता है। ग्रैप 4 की जो पाबंदियां लगाई जाती हैं जब 450 के पार AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है, जो गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में होती है, तब ग्रैप 4 नियम लागू होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक संकेत हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार सामने आ चुकी है। पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आगे रखा है? फटकार तो लगाई है, लेकिन क्या क्या सवाल पूछे गए हैं कि पोल्यूशन के लिए अब तक क्या कुछ किया है सरकार ने, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और ये पूरी तरह से गैस चैम्बर में बदल चुकी है। बिल्कुल निधि, आप सरकारों की नाकामी अपनी सांसों में महसूस कर सकती हैं। अगर गौर करें तो शहरयार साहब आज होते तो ये लिखते कि आंखों में जलन और सीनों में तूफान सा क्यों है, और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आप मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट अगर आपको शायद ही नजर आ रहा हो, मैं दिखाना चाहूंगा, वहां झंडा जरूर आपको नजर आ रहा होगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस भारी प्रदूषण के मद्देनजर साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में हम एक आदेश प्रस्तावित करते हैं। चूंकि इस मामले में एंड ऑफ द बोर्ड, यानी कि सभी मामले जब सुन लिए जाएंगे तब फिर से सुनवाई शुरू होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश प्रस्तावित कर दिया है कि इस मामले में जो ग्रैप 4 लागू किया गया है, और इसे किसी भी हाल में तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से पूछ नहीं लिया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ग्रैप 3 लागू करने में देरी को लेकर के कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि आखिर आपने देरी क्यों की, ऐसा कैसे किया जा सकता है। चूंकि केंद्र सरकार ने इस मामले में कह दिया कि वो मौसम विभाग से ये जानकारी ले रहा था कि क्या तेज हवा चल सकती है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ऐसे मामलों में अनुमानों पर कैसे जा सकते हैं, ऐसा जोखिम भरा माहौल है, गंभीर स्थिति है। और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार और CAQM के जो अधिवक्ता हैं उनसे इस पर कहा है कि आप तत्काल जवाब दें आके, और अब एंड ऑफ द बोर्ड इस मामले पर सुनवाई होगी। जी निधि, बिल्कुल, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके सबसे ज्यादा एक बड़ा सवाल उनके सामने ये कि दिल्ली में ताजा हवा की जो सांसें हैं वो टूटती हुई दिख रही हैं, और एक सुबह से गहरी स्मॉग की चादर है, ये फॉग की चादर नहीं है, स्मॉग की चादर लिपटी हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका सुप्रीम कोर्ट से डिटेल बताने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स जो हैं वो डाइवर्ट की गई हैं। ये कदम लो विजिबिलिटी की वजह से उठाया गया है, फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। अब तक 8 फ्लाइट्स डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची हैं, एक इंटरनेशनल और 7 घरेलू फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। एयर इंडिया की जो वॉशिंगटन से दिल्ली एयर इंडिया 104 फ्लाइट है उसे भी डाइवर्ट किया गया है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। और प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, सीएम आतिशी ने इसकी जानकारी दी है, और प्रदूषण की समस्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है, और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है।
आज मैं भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं। देखिए, जब पराली का धुआं आता है, वो ये नहीं देखता कि मध्य प्रदेश यहां पे खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश यहां पे शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश यहां पे खत्म हो गया, दिल्ली यहां पे शुरू हो गया, दिल्ली यहां पे खत्म हो गया, राजस्थान यहां पे शुरू हो गया। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि कोई आम आदमी पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है या कोई भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है। हर राज्य में हर बुजुर्ग, हर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चाहे वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब देश भर में पराली जलाने की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, तो केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की आज लगातार दूसरे दिन बैठक। कुछ देर बाद होने वाली बैठक में गृह सचिव, आईबी निदेशक, रॉ चीफ और सीआरपीएफ के बड़े अफसर शामिल होंगे। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बातचीत का जो फॉर्मेट है, जो खाका है, उसे तैयार किया जाएगा। इस बात की भी समीक्षा होगी कि केंद्रीय बलों की जो बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में गृह मंत्री ने जो निर्देश दिए थे उसका पालन कितना हुआ है। इससे पहले तो गृह मंत्रालय का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और मणिपुर के हालात पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमोद, कितनी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी? और लेकिन क्योंकि दूसरा दिन है तो ऐसे में पहले दिन की बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई? क्योंकि संवाद होना है मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों से, तो वो कैसे होगा, इसका फॉर्मेट क्या आ जाएगा? बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्रालय बहुत ही गुप्त ढंग से इस बैठक को आयोजित कर रहा है और कल भी ये बैठक हुई थी और आज भी ये बैठक होनी है। लेकिन अब तक गृह मंत्रालय में मैं अब इस वक्त खड़ा हूँ, लेकिन कोई भी इस बाबत जानकारी अभी शेयर नहीं की जा रही है, साझा नहीं की जा रही है। और जो लोग बैठक में शामिल होने वाले हैं, आला अधिकारी, वो भी अब तक आए नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पहुँचे नहीं है। गृह मंत्री फिलहाल अपने घर पर हैं और उनके घर के चारों तरफ धारा 144 लगा हुआ है, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। संभव है कोई थ्रेट परसेप्शन हो या कोई प्रोटेस्ट परसेप्शन हो, उसको लेकर वहाँ पे 144 लगाई गई है, इसलिए वहाँ मीडिया वालों को जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये बैठक आज होगी और कब होगी ये अभी नहीं बताया जा रहा, रिवील नहीं किया जा रहा था। ये कल बताया गया था कि 12 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि मणिपुर को लेकर बहुत ही संजीदगी से गृह मंत्रालय डील कर रहा है और वहाँ जिस तरह से हिंसा भड़की है, जिस तरह से मैतेई समूह और कुकी समूह आपस में उलझे पड़े हैं, उसको लेकर बहुत फूंक कर कदम बढ़ाया जा रहा है और किसी भी तरह से कोई गलत परसेप्शन न बन जाए, कोई गलत धारणा न चल जाए, इसको लेकर भी गृह मंत्रालय उतनी ही चिंतित है। हाँ, जरूर है कि जब बैठक होगी आज आईबी के आला अधिकारी, सीआरपीएफ के आला अधिकारी, गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ गृह मंत्री के, तो उसमें मैतेई समूह और कुकी समूह दोनों से बातचीत का एक खाका प्रस्तुत किया जाएगा और किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि तकरीबन 19 महीने हो गए लगातार मणिपुर में रुक कर ये दंगा भड़कता रह रहा है, वहाँ पे जो जातीय संघर्ष है, जो सामूहिक संघर्ष है, वो जारी है। तो उसको कैसे कम किया जाए, उसको लेकर गृह मंत्रालय काफ़ी संजीदा है और पिछले 3 दिनों से गृह मंत्री इसको लेकर काफ़ी बैठकें कर चुके हैं। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने बैठक अपनी रैलियां छोड़कर महाराष्ट्र में और 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं और किसी भी तरह से इसमें कोई कमजोरी ना हो, क्योंकि डीजी सीआरपीएफ ऑलरेडी वहाँ ग्राउंड पे हैं, तो किसी तरह की कोई कमजोरी ना हो और कोई गलत धारणा ना बने, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लिहाजा बहुत ही गुप्त रखा जा रहा है इस बैठक को और आगे की जो कार्रवाई होगी उसको हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये बैठक बताया जा रहा है कि आज दोपहर में किसी वक्त भी हो सकती है। फिलहाल मैं गृह मंत्रालय बड़ी जानकारी आमोद राय पहुंचा रहे हैं इस बैठक के बारे में कि मणिपुर में शांति बहाली को लेकर एक बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जो एक्शन प्लान है वो बैठक के बाद सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका। और अब वक्त हो चला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे खास शो पोल खोल का। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ
और आज हम पहुंच चुके हैं मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में पता लगाने कि आखिर यहाँ किसकी चुनावी राह आसान होने वाली है और किसकी मुश्किल, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ मुंबा देवी का मंदिर स्थित है। वो मुंबा देवी जिनके नाम से मुंबई का नाम मुंबई पड़ा है। इसके अलावा इस जगह का वास्ता अंडरवर्ल्ड से भी रहा है, यानी डोंगरी हो या फिर भिंडी बाजार, वो इसी मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। बीते 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन इस बार महायुति की तरफ से शाइना एनसी जैसे चेहरे को उतारे जाने का कितना असर यहाँ लोगों के जहन पर पड़ने वाला है, आज हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे एक खास सफर। ये जो गलियां हैं, भिंडी बाजार की गलियां हैं मुंबई की, और इसका जो नाता रहा है वो बॉलीवुड के महान सिंगर, महान एक्टर सबसे रहा है। मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब रहे हों, दिलीप कुमार साहब रहे हों, वो सब भिंडी बाजार से रहे हैं। और कई ऐसी इमारतें हैं जिसे आज भी लोग दिखा रहे होते हैं। क्या आप बता रहे हैं? दिलीप कुमार साहब का घर पहले होता है किधर? ये सामने थर्ड फ्लोर पे। अच्छा, यहीं पे? हाँ, यही क्या सामने बिल्डिंग में, ये पाटका मेंशन में। हाँ, ये पहले उनके पीए भी रहते थे, गालिब साहब इंतकाल कर गए, उनकी वाइफ भी अभी इंतकाल कर, वो घर आज भी मौजूद है। सहरा मानो साहब उनकी लड़की को बुलाती रहती है हम पर। अच्छा, कभी दिखे दिलीप कुमार साहब इधर से? दिलीप कुमार साहब कोई प्रोग्राम आता तो यहाँ पे आते थे। हर प्रोग्राम के अंदर, जैसे कोलंबो वाले की ओपनिंग हुई तो उसके अंदर आए, जैसे कोई उनको एक सेलिब्रिटी के हिसाब से बुलाया जाता था, कुछ मजहब का काम हो, कोई काम हो तो उसमें आते थे। लेकिन उनका पैदाइशी घर इनका यही है, दिलीप साहब का। कि मैं यही बात कर रहा था, आप लोग सब यहीं से हैं क्या? यस जी, यही से हम भिंडी बाजार से ही है। मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी यहाँ पर लगती है। आप क्या करते हैं? मैं OTT प्लेटफॉर्म पे जॉब करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में, हीरोज इंटरनेशनल। अरे देखिए, मैं दिलीप कुमार साहब की बात कर रहा था। जो तमाम मूवीज़ होती हैं, प्लेटफॉर्म्स OTTs आ रहे हैं, उसमें भिंडी बाजार को जब दिखाया जाता है तो एक डर का नाम भी भिंडी बाजार से जुड़ता है। हाँ, समझ रहे हैं? गैंगस्टर्स। डर का नाम बेशक जुड़ता है, क्योंकि 90s 80s में जो यहाँ पे वैसा माहौल होता था। लेकिन अब जो है यूथ जो है, जनरेशन आज का, वो प्राइवेट और इंटरनेशनल जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो उस नज़रिए से भी आप लोगों को देखना होगा। आपको पता है लता मंगेशकर साहिबा वो किस घराने से ताल्लुक रखती थी? वो इसी भिंडी बाजार घराने से ताल्लुक रखती थी। तो फिर भिंडी बाजार नाम कैसे पड़ा है? मशहूर भिंडी बाजार ये ब्रिटिश के दौर में जो है एक टर्म था। इसके बारे में 2-3 थेरीज हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर टर्म है भिंडी बाजार नाम पड़ने की, वो ब्रिटिश के ज़माने में वो लोग इसको कहते थे कि दिस लोकेशन, मतलब वेयर इज दिस लोकेशन, तो बोले बिहाइंड द बाजार। तो बिहाइंड द बाजार वो होते होते भिंडी बाजार पड़ गया इसका नाम जो है। मैंने यहाँ पे इंदिरा गांधी को देखा है, फारूक अब्दुल्ला साहब को देखा है, और मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है भिंडी बाजार में आते हुए। सब नेता है, लेकिन भिंडी बाजार को कुछ सौगात देकर गए या कुछ चेंज हुआ है? को एक बहुत सी सौगात दे के गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम मुसलमान भाई और हिंदू भाई यहाँ बहुत मिलजुल के रहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे कभी कोई ऐसा कोई वायलेंस हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ है, और यहाँ सब बहुत अच्छी तरीके से मिल के रहते हैं। ये जैसे जो इमेज है जी, ये तो घर देख रहे हैं ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब यहाँ पे खड़े रह के स्पीच करते थे। इंडिपेंडेंट मोमेंट चला था यहाँ पर। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब 2nd फ्लोर के ऊपर खड़े रह के वहीं से स्पीच करते थे, लोग नीचे से सुनते थे। और खुदा में चिश्तिया के अंदर तमाम लीडर लोगों की बैठक होती थी, जितने भी लीडर थे। तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आज़ादी से इसका नाता है, बॉलीवुड से इसका नाता है, अलग अलग इमारतें उसकी गवाही आज भी दे रही हैं। लेकिन अभी हम इलेक्शन की बात करते हैं। आप भिंडी बाजार की तो हमने बात कर ली है। जब इतनी अच्छी जगह में आया हूँ जिसकी बात हर जगह हो रही है, यहाँ अभी किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा बात हो रही है जो महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़ा है, जो आप लोगों से सीधे इत्तेफाक रखता है? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त क्लीन एंड क्लियर जो है ना, मुद्दों को भटकाकर सिर्फ पोलराइजेशन वाली चीज़ें चल रही है। कटेंगे बटेंगे इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। और खुली चीज़ है कि जहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वोटर समझदार होता है तो वो एक तरफा वोटिंग करता है, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडाज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। नुमानी साहब ने जो बोला उसको लेकर तो विवाद हो रहा है ना, वो सही लगता है आप लोगों को या गलत लगता है? उन्होंने जो भी बोला है, क्योंकि उनसे मिलने को लेकर आज देखिए अणुशक्ति नगर के जो कैंडिडेट हैं फहाद, उनको लेकर भी अब घेरा जा रहा है कि भाई वो मिलने गए। आज जब कोई आलिम, आज जब कोई इस्लामिक स्कॉलर बाहर आके लोगों को ये बता रहा है कि आपकी सियासी समझदारी होनी चाहिए। लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने कहा था 100% वोटिंग करने के लिए, उसका रिजल्ट भी दिख कर आया। जहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे वोटर्स में, वहाँ पर ये पूरी साफ बात नजर आई कि वहाँ पे महाविकास आघाड़ी को बहुत जबरदस्त लीड मिली। ये किसी एक पार्टी या एक युति के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि उनका आरोप यही है कि फडणवीस साहब हो या महायुति हो। देखिए,
मैं आपको क्या बोलूं, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुसलमान अगर अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो मुल्क का दस्तूर और कानून उसको देता है, अगर उसको इस्तेमाल करके अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनना क्या ये उसका राइट नहीं है? जब उस राइट के लिए वो निकलता है तो उसे कहा जाता है वोट जहाद। मतलब मुसलमान सुबह से शाम तक कितने जहाद करता है। अरे हमारा जहाद है जो हमारे हिंदू भाई का धर्म युद्ध है, वही जहाद हमारा भी है कि हमको अच्छाई को, अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाना। अगर ये जहाद है तो ये जहाद ही सही हम करेंगे, हम अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाएंगे, वो हमारा भाई किसी भी जात धर्म का हो और किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर वो सेकुलर वैल्यूज को लेकर मतलब जो कैंडिडेट अच्छा है हम उसको चुनते हैं। और आप लोग क्या देखते हैं, अगर किसी चुनाव में किसी को चुनना है उम्मीदवार में, मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट हैं? अभी कोई ऐसा मुद्दा आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आपसे जुड़ा हुआ है? मुद्दे तो सर देखिए, इलेक्शन के लिए मुद्दा बनाया जाता है। अगर सही मायनों में अगर मुद्दे हम देखें ना, तो हमको तो मतलब देखिए, वी नीड एजुकेशन मोस्ट, ओके, हॉस्पिटल्स चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है। बट इसको ना करते हुए मुद्दों को भटकाया जाता है। वर्जन है, उद्धव ठाकरे अपने अपने है, मुसलमान लोग की जान है वो। अरे पहले तो बोलते थे कि मुसलमान नहीं, बीजेपी वो- और उद्धव ठाकरे नहीं, की नहीं, पार्टी के खिलाफ। बाला साहब ठाकरे कभी ऐसा मना नहीं किए मुसलमान लोग मारो एक और ऐसा करने की। ऐसा कौन बोल सकता है? नहीं, ऐसा वो बाला साहब ठाकरे किए भी नहीं कभी। आप बहुत देर से सुन रहे हैं चाचा। यहाँ की मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुसलमान के वोट हमारे पॉकेट में कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी आज के टाइम में हम शिंदे को तो देंगे ही नहीं और कोई थर्ड वोट को देंगे नहीं। हमको देना है कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को। इससे पहले फिक्स रहता है क्या कि किसको देना? अरविंद सावंत साहब खड़े थे, उनको दिया हमने। उसके बाद अभी अमीन पटेल 10-15 साल से इनको दे रहे। हम ये बोलते हैं कि हमारे को तुम ये क्या चना कुरमुरा समझे क्या? कल मेरी बात हुई कि हमारे यहाँ एरिया के अंदर एक तो काम तो हुआ नहीं है, सीधी सी बात है, काम हुआ नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई बीजेपी नहीं आना, इसलिए हम मजबूरन दे रहे। बीजेपी क्यों नहीं आना? नहीं आना तो नहीं आना, देखो बीजेपी वो सारी दुनिया को मालूम क्यों? है। मेरे क्यों? अकेले आप की बताइए बात ना, आप तो सयाने हैं, आप बोल सकते हैं। बीजेपी इसलिए नहीं आना कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की काम करती है। वक्फ कानून की बात आई है, अभी आपने देखा कि एक लिस्ट उलेमाओं की थी, कांग्रेस ने उसको कह दिया कि हम करेंगे, भले उनके हाथ में है या नहीं है, उस पर एतबार होता है आप लोगों को? और या ये सिर्फ चुनावी गिमिक? देखिए, ये तो एक बहुत सही बात कहा आपने जैसे मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात बताई। हम नागपुर तक गए थे, धरना दिया था हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, पर तभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। हर बार ये चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है, तो इसीलिए इस बार जो है, एक तो हम उम्मीद खो बैठे हैं बीजेपी या महायुति की जो सरकार है उनसे, उन पे हमको यकीन ही नहीं है। दूसरा, एक जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यकीन हमको महाविकास आघाड़ी पर है, हम उन्हीं को बोलते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल जो भी अब ये इलेक्शन चल रहे हैं आइडियोलॉजिकल बेस पे, इस पे पक्के मुद्दे लेकर आइए। हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ का मुसलमान भी डेवलपमेंट चाहता है, और यहाँ का मुसलमान वक्फ बिल को लेकर, एनआरसी को लेकर ये सारे ऐसे मुद्दे उठाते हैं और बाद में मुसलमानों को बाहर आकर धरने वगैरह देने पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल हो जाती है। हर बार क्या हम यही काम करेंगे, बाहर रस्तों पे आके धरने? भाई फिर आपको हम क्यों चुन के ला रहे हैं, ये तो सवाल जनता पूछेगी ना। आइडियोलॉजी में चेंज लगातार देखने को मिलता है कि पहले आप चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, और उसके बाद जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके साथ चले जा रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया, उसके बाद अब बीजेपी और महायुति में भी जो है वो भी यही है। इसका असर पड़ता है? देखिए कैसा होता है ना, ओरिजिनल होता है और नकली होता है। तो जो ओरिजिनल पार्टी है शिवसेना और जो ओरिजिनल पार्टी है एनसीपी और कांग्रेस, वो पब्लिक को पता है कौन है। भले ही कोर्ट का जजमेंट कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक के कोर्ट में सबको पता है कि ओरिजिनल शिवसेना, ओरिजिनल एनसीपी और ओरिजिनल कांग्रेस कौन है, और इंशाल्लाह वही जीतेगी महाविकास। आपके हिसाब से ओरिजिनल उद्धव ठाकरे है। और सेकेंडली देखा जाए आज के दिन बीजेपी में आधे से ज्यादा लोग दूसरे पार्टी से आए हुए। किसी और ठिकाने पर देखते हैं कि और क्या कुछ भिंडी बाजार हमारे लिए पका रहा है या बचा कर रखा है। मुंबा देवी सीट की अगर बात करें तो 1990 से 2004 तक यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन 2009 से यहाँ स्थिति बदली। 2009 से लेकर अभी तक यहाँ पर अमीन पटेल लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। और इस बार क्या स्थिति है? आप लोग कहाँ से हैं? बाइकल्ला से। अच्छा, और मुंबा देवी? मुंबा देवी से तो साइना मैडम ही ये साल जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारी तरफ से। क्या नाम लिखते हो आप? तौहीन। तो कुछ लोग मुसलमान बोलते हैं कि नहीं हम तो अमीन पटेल के काम से खुश हैं और हम तो एक तरफा उनको वोट करने वाले हैं। नहीं, बीजेपी
साइना मैडम ऐसा क्यों, क्या काम ऐसा बीजेपी का है जो लगता है जिताएगा? जिताएगा ना। अभी जो 1,500 दिए सर ने, अच्छा, फिर उसके बाद में हर काम भी करते हमारे मैडम। हाँ। बीजेपी बहुत अच्छी है पार्टी। आप इधर आ सकते हैं? मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि आप कहाँ से हैं? मैं इधर गोलदेउल से इधर से आ रही हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार शाइना एनसी जी उनको फंसा दिए क्या? इधर अमीन पटेल बहुत दबदबा वाले हैं बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कौन जीत रहा है फिर? यही आएगी साइना मैडम। क्यों ऐसा लगता है? आएंगे? कुछ काम हुआ क्या आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें अच्छे लगे हम उसको ही वोट देंगे। अच्छा, तो शाइना मैडम में क्या पसंद आता है? साइना मैडम ने खाली हम लोग का कुछ काम, हमारा कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व होएगा तो हम लोग उनको ही जिताएंगे। कौन इस पे ज्यादा भारी लग रहा है? भारी तो शाइना दीदी लग रही है। शाइना दीदी कैसे? वो लाटकी बहन योजना की वजह से? नहीं नहीं, लाड़की बहन योजना का तो एकनाथ शिंदे ने किया ही है, लेकिन अमीन पटेल ने 15 साल से क्या किया है? जो है वही है, महंगाई है वो है ही, कम तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सीधा सरकार को पगार भी नहीं, गरीब लोग का पगार भी कम नहीं हुआ। जो पगार है वही है, बढ़ रहा भी नहीं है ना घट रहा है, उतना है उतने पे ही चल रहे हैं। तो इधर तो 15 साल से एक ही कांग्रेस के ही आदमी जीतता है ना। आज जीतता है तो क्या हो, इस बार देखो नहीं आएगा ऐसे हमको। हाँ, शायद नहीं आएगा। क्या क्या बहुत आराम से सुन रहे हैं, ठीक बोलते क्या? बरोबर बराबर है, बराबर। ये क्या भैया, ये सब बांध के बैठे हैं? सबसे बड़ी तो महंगाई कम करने लगाओ। कौन कम करेगा? चावल, घाव, टमाटर इतना महंगा हो गया है। ये पहनना है आपने, इन्हीं का तो सरकार है क्या? किसका है ये? मैं सरकार को बोल रहा हूँ, मैं तुमको नहीं बोल रहा, इनको नहीं बोल रहा। अरे तो झंडा किसका है ये तो बताओ। जेना तो इनका है, इनका? ये अभी आने जीते ने तो ये करे ने। उन्हीं से तो बोलने का ना महंगाई कम करने का। जिसकी सरकार वो कम करेगी ना, दूसरा कैसे करेगा? उसके बीजेपी की सरकार है। ठीक काम करेगी कि नहीं? अरे काय का काम कर रही बीजेपी? नहीं। ये जो दीवार है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से तमाम आंदोलन स्वतंत्रता पाने के लिए किए गए थे। इसमें असहयोग आंदोलन का जिक्र है, इसमें नैरंग आलम, अल मिसबाह, अल बलाग, ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। 1920 में गांधी जी से किस तरीके से पहली मुलाकात हुई थी, यानी हर एक तस्वीर को यहाँ उकेरने की कोशिश की गई। आप यहीं से सर? जी जी, मैं यहीं रहता हूँ। डेवलपमेंट के लिहाज से ये इलाके आपको मुंबई के बाकी इलाकों के बराबर लग रहे हैं या पीछे रह गए? थोड़ा सा और हो सकता है। हाँ, डेवलपमेंट के इश्यूज तो देखिए हर जगह हमेशा ही रहेंगे। अभी तो 3 बार से एक ही व्यक्ति पर लोगों ने अपना भरोसा जताया है ना? नंबर 1 एमएलए के तौर पर जो है वो यहाँ पर अमीन पटेल साहब पिछले 3 बार से चुनकर आ रहे हैं। तो अभी शाइना एनसी के आने से मामला गड़बड़ा गया है क्या? नहीं, शाइना एनसी कोई बहुत सीरियस कैंडिडेट नहीं है। इलेक्शन के 10 दिन पहले कैंडिडेट बनाकर भेजा जाता है। हम लोगों को तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई सीरियस कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है अमीन पटेल साहब के लिए कि यहाँ पर कोई सीरियस कैंडिडेट जो है वो शायद मौजूद नहीं हो, ऐसा मेरा एनालिसिस है। वरना वो है तो बहुत सेलिब्रिटी टाइप की लेडी। चुनाव इस बार कुछ अलग लग रहा है या बीते 3 बार से जो जीतते आ रहे हैं फिर वही रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद वही सपने और वही वादे? जी, मैं सिर्फ मुंबा देवी की बात नहीं करूंगा, मैं बाइकलर की भी बात करूंगा। पिछली बार अरविंद सावंत की जो जीत हुई थी वो वन साइड मुसलमानों ने जो है अरविंद सावंत जी को वोट दिया था। तो इस बार मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होने जा रहा है और कुछ हटके रिजल्ट आएगा। मुसलमान हमेशा, आपने भी एक टर्म यूज किया, मुसलमानों ने एक साथ वोट किया था। ये रवायत क्यों कि मुसलमान एक साथ वोट करेगा? कभी अलग भी तो हो सकता है। ये अब आप मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ गए कि मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ। मुसलमान एक तरफा वोट एक होके इसलिए वोट देता है क्योंकि इसमें एक डर का माहौल पैदा किया जाता है। कुछ जो पार्टियां हैं नेशनल लेवल की वो डर का माहौल पैदा करती हैं। डर की बढ़ गए तो कट जाएंगे? हाँ, बढ़ जाए तो कट जाएंगे, कुछ ऐसी बातें जो हैं। और हमारे में जो डाइवर्शन है, जो पोलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुसलमान जो एक तरफ वोट दे रहा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने बहुत सारे मुतालबात रखे थे। उनमें से एक मुतालबा ये था कि भाई मुस्लिम एरिया में आप जो पार्टियां हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाए और उनकी हिस्सेदारी दे। तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों में बहुत नाराज़गी है। और महाविकास अघाड़ी का जो प्रश्न है उसमें मुसलमानों को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। फिर भी मैं समझता हूँ लोग इसके साथ हैं, मगर वो साथ नहीं है जो पिछली बार
पार्लियामेंट में साथ था मुसलमानों का। देखिए इन्होंने जो बात बोली आप तो सुन ही रहे हैं, हाँ, इन्होंने जो बात बोली वो सही है। तो फिर ये जो मुसलमानों के बंटने से उनके नुकसान का डर है, फिर तो योगी भी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे कि बटोगे तो कटोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुसलमान साथ रहे तो ठीक, और हिंदू साथ रहने के लिए योगी जी बोले नहीं, है तो नहीं है। अभी इधर से अपने एक है ना अमीन पटेल साहब, है ना। अब ये है कि इधर से भी अगर एक पार्टी है वारिस पठान को दिया गया है ना, तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, है ना। तो अब इस हिसाब से जो है नए कैंडिडेट को चांस ही मिलना चाहिए था। नहीं, इधर मुंबा देवी की पहचान बदली क्या? मुंबा देवी की जो पहचान थी नहीं, यहाँ इधर पे- से तो अपने को नहीं मालूम। बहरहाल अमीन पटेल साहब तो अच्छा काम कर रहे हैं, जब तो जीत रहे हैं। अभी मैं जिस जगह पर हूँ, अगर आप मुंबा देवी की इस सीट की बात करें, उसमें इस जगह का बड़ा नाम रहा है। वजह रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर। पीछे एक बोरी मोहल्ला है, ये पाकपुरिया मोहल्ले के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, काली तिरपाल डली हुई है, पूरा एरिया अभी कैप्चर्ड है। ये पूरा हिस्सा घर का दाऊद इब्राहिम का घर बताया जा रहा है, जिसके सामने अब बड़ी बिल्डिंग बन रही है। यहाँ लोगों से बात करते हैं, शायद वो और ज़्यादा जानकारी दे पाए। सामने जो देख रही है मुसाफिर खाना, यहाँ पे दाऊद इब्राहिम भी रहा करते थे। उसके आगे राइट साइड में हसीना पार्कर का घर है। इस तरह से बम्बई में जो भी अंडरवर्ल्ड का जो हुरूस था, जब टॉप लेवल पे अंडरवर्ल्ड चल रही थी, तो जब ये अच्छा दबदबा था। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब दाऊद इब्राहिम दाऊद नहीं बना था, उस टाइम उस इलाके में चोरी नहीं होती थी। सबसे अहम बात बताएं, क्योंकि इतनी उनकी दहशत थी यहाँ पे इलाके में, मोहल्ले में, और बड़े बड़े शो करते थे। तो उसमें जितेंद्र, जॉनी लीवर, ऐसे बड़े बड़े एक्टर यहाँ पे शो करके जाते। मतलब उनके गैंगस्टर बनने के, अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के पहले की बात है। बाद में जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, ऐसा है। तो अभी जैसे हम लोग आए हैं, बाकी लोग भी आते होंगे देखने के लिए, या क्या अब डर वर लोगों के अंदर रहता है? नहीं, पहले आते थे लोग। जब ये पूरा एरिया खाली हो गया है, कॉम्प्लेक्स में बोरीलू की बिल्डिंग बन रही है, तो अभी लोग आना बंद कर दिए। और इलाके में तो दाऊद का दबदबा पहले भी था, आज भी है। और दाऊद इब्राहिम के बारे में बात करने के लिए लोग कतराते हैं, क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं, जो पुराने, जो 60 साल के ऊपर के होते हैं, उनको तकलीफ होती है। नए पीढ़ी को, जो नए जनरेशन है, उनको तो दाऊद कौन है पता भी नहीं है। लेकिन 60 के ऊपर के लोग के सामने अगर बात करेंगे तो हमारा कॉलर पकड़ने के लिए पीछे नहीं हटेंगे।